अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अदील महमूद एंड दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो दैट वाज आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में हमने उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को हमने डिस्कस किया था, सीखने की कोशिश की थी। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ वर्ब, करेक्शन ऑफ वर्ब, और वी कैन से टेंसेस। टेंसेस वो हमारा एक पार्ट है, वो एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है ग्रामर का, कि जिसको हम वैसे तो बचपन से कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास में हम सीखते आए हैं, बट स्टिल वी हैव सम लैकिंग इन इट। तो हमने करना क्या है, ऑब्वियसली जैसा कि लास्ट क्लास में बताया कि हमने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपनी उस लैकिंग को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप टेंसेस पे अपनी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो फिर आपके ग्रेजुअली तमाम इंग्लिश के प्रॉब्लम्स सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। टेंसेस में लैकिंग है, टेंसेस में डिफ़िकल्टीज़ हैं, टेंसेस में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपको इंग्लिश में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। और स्पेशली जब हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं, एप्टीट्यूड क्लासेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें बड़ा एक वाइटल, बड़ा एक जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं हमारे ये टेंसेस। टेंसेस क्या होंगे, किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है, क्या उनकी लॉजिक होती है, ये सारी बातें हम आज की क्लास में, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब एक और बात मैं करना चाहूँगा जो उसका कनेक्शन प्रीवियस लेक्चर से होगा, कि लास्ट टाइम जैसा कि हमने आर्टिकल पढ़े थे, आर्टिकल्स के बाद मैंने आपसे कहा था कि आपने कुछ प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस आपने करनी है विद रिस्पेक्ट टू करेक्शन ऑफ वर्ब और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, और इसके अलावा स्पॉटिंग द एरर्स। जब आप करेक्शन ऑफ सेंटेंस और स्पॉटिंग द एरर्स के रिस्पेक्ट में आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो बात समझ में आने लगेगी इंशाअल्लाह। अब हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस को। और टेंसेस, एज वी ऑल नो, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्या प्रेजेंट होगा, क्या पास्ट होगा, क्या फ्यूचर होगा, ये हम बाद में बात करते हैं, बट इससे पहले हम बात कर लेते हैं सेंटेंस पे कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। ये एक बहुत छोटी सी, बड़ी एक कंप्लीट सी डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which make sense। हर वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो कि कोई सेंस रखता हो, हर वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो कि कोई एक मीनिंगफुल आपको जो है वो सेंस देता हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। सेंटेंस बनता है किन पार्ट्स को मिला के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर होता है ऑब्जेक्ट, और फाइनली मॉडिफायर। हम बहुत शॉर्टली इन सब को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे हमारे आसानी होती रहे। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट आप जानते हो, सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है अ वर्ड which indicates an action or state। हर वो वर्ड, क्योंकि यहाँ इस बात को क्लियर करना ज़रूरी होगा। हमारे सामने हम ये समझते हैं कि वर्ब क्या होता है, वर्ब सिर्फ एक्शन को बताता है, सिर्फ एक्शन को नहीं बताता, बट इट ऑल्सो डिफाइंस योर स्टेट। आपकी स्टेट को भी बता रहा होता है, आपकी कंडीशन को भी बता रहा होता है। दोनों चीज़ों को हमने फोकस करना होगा। वर्ब हमारे एक्शन को भी बताएगा और हमारी स्टेट को भी बताएगा। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट आता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला, जो जिसके ऊपर काम किया जाए, वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट। और फाइनली हमारे पास आता है मॉडिफायर।
मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच मॉडिफाइज योर सेंटेंस। मॉडिफिकेशन क्या होती है? आप जानते हो कि आपके सेंटेंस में कभी कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, इन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो होता है आपका मॉडिफायर। और वो क्या क्या हो सकता है? इट इंक्लूड्स टाइम, प्लेस और मैनर। तो ये है आपका एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और जो सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं, जो इंटीग्रल पार्ट्स हैं, उनको वन बाय वन हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें कि एक कंप्लीट सेंटेंस क्या हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं कि ही met me in लाहौर। अब देखिए, डूअर ऑफ एक्शन हमारा है सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब आ जाता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, और जो प्लेस हमने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी वो हमारा होगा आपका लाहौर, जो कि कहलाएगा मॉडिफायर। तो ये है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे सेंटेंस का। इनसे मिलके सेंटेंस बनता है। कि गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज टेंसेस। हमने सेंटेंस को पढ़ लिया। हमने कहा कि सेंटेंस के लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन मॉडिफायर। ये चार पार्ट्स होंगे तो हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। बट ऑब्वियसली आप भी जानते हो कि हर पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉडिफायर ना हो तब भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। इन सम केसेस वी डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट, तब भी हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। और इन सम केसेस वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट, और जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता उनको इंपैरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट, बट स्टिल द सेंटेंस इज कंसीडर्ड टू बी कंप्लीटेड। तो ये स्ट्रक्चर तो है हमारे पास, बट हम इसको यूज कर रहे होते हैं, हम इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं जब जब हमें जिस पार्ट की जरूरत होती है। बट ओवरऑल जब चारों पार्ट्स हमारे पास किसी सेंटेंस में होते हैं तो हमें सेंटेंस जो है वो ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होता है। हमारे पास बड़ी क्लैरिटी होती है। तो ये बातें हमने कर ली डिस्कस। अब उन्हीं को हम अप्लाई करते हैं अपने टेंसेस पे। टेंसेस में जैसा कि हमने लास्ट टाइम कहा कि वी हैव 3 टेंसेस। वो 3 टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। देखो, हम उस बात पे नहीं जाएंगे कि किसकी निशानी क्या है। हम जो बचपन से कुछ पढ़ते आ रहे हैं, ता है, ती है, चुका है, चुकी है, व्हाटएवर, ये इस अंदाज में टेंसेस नहीं सीखे जाते। हमने टेंसेस को सीखने के लिए उनकी एप्लीकेशंस को सीखना होगा। हमने ये देखना होगा कि वो कौन कौन से ओकेजन हैं जहां पर कुछ स्पेसिफिक टेंसेस अप्लाई किए जाते हैं। ऑब्वियसली हर टेंस का अपना एक स्पेसिफिक रूल होता है, हर टेंस का अपना एक जो है उसकी एक लिमिट होती है, उसके मुताबिक हमने उस पर काम करना होता है। वो ये अभी आपके सामने बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं कि मैंने प्रेजेंट के चारों टेंसेस आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। वन बाय वन हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा, ये भी एक छोटा सा एक रिव्यू ही है। Whenever we talk about present simple, first of all हमारे पास पहला टेंस आता है present simple. Present simple is another name of present indefinite. जो present indefinite था वही simple होता है, ये बात जानते होंगे। अब present simple को पहचानेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस present simple है? तो उसके लिए obviously उसकी जो एप्लीकेशन है उसको हम सीखेंगे। और एप्लीकेशन क्या कहती है? वो कहते हैं कि it talks about repeated action। जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की, तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो एक निशानी, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पहचान है हमारे प्रेजेंट सिंपल की, वो है कि हम उसमें बात करेंगे रिपीटेड एक्शंस की। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी रिपीटेड एक्शन वी मस्ट यूज प्रेजेंट सिंपल। रिपीटेड एक्शन क्या होता है? एनी एक्शन विच हैपन्स रिपीटेडली और एनी एक्शन विच टेक्स प्लेस अगेन एंड अगेन। वो जो हैबिचुअल रूटीन के एक्शंस होते हैं उनको हम रिपीटेड एक्शंस कहते हैं, और रिपीटेड एक्शंस को हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल बनाते वक्त। और
दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी स्टेट, स्टेट मींस कंडीशन। अब जैसा मैंने वर्ब की डेफिनेशन में बात की थी कि वर्ब सिर्फ एक्शन को नहीं बताता बल्कि स्टेट की भी बात करता है। हम यहाँ रिपीट एक्शन की बात कर रहे थे, वो एक्शंस की बात हो रही थी। स्टेट की बात करेंगे तो अब हमारी प्रेजेंट स्टेट क्या है? मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, मैं कहता हूँ आई हैव अ पेन, तो ये देयर आर 30 चेयर्स इन द क्लास। तो ये सब यहाँ एक्शंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है, कंडीशन की बात हो रही है। तो जब भी हम अपनी प्रेजेंट कंडीशन बताएंगे तब भी हमने यूज करना होगा प्रेजेंट सिंपल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फैक्चुअल स्टेटमेंट्स की। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, परमानेंट सिचुएशंस। जब भी परमानेंट, लाइक द सन राइज इन द ईस्ट, आपका सूरज मशरिक से निकलना, मगरिब में गुरूब होना, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं आपके रिपीटेड एक्शन। तो जब भी ये सब होते हैं आपके फैक्चुअल स्टेटमेंट्स। तो जब भी हम फैक्चुअल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे हमने प्रेजेंट सिंपल यूज करना होगा। और फाइनली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंपैरेटिव सेंटेंसेस, इंपैरेटिव जैसा मैंने बताया कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता। These are directly started from verb or sometimes helping verb। जैसे कि कहा जाए कि प्लीज हेल्प मी, कहा जाए कि डू मी अ फेवर। ये जो डू से स्टार्ट हुआ, प्लीज से स्टार्ट हुआ, मैंने यहाँ सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया, बट याद रखिएगा सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। तो इस तरह के सेंटेंस जहाँ प्लीज हो, रिक्वेस्ट की जाए, जहाँ पर जो है वो ऑर्डर किया जाए, कमांड दी जाए, जहाँ एडवाइस की जाए, वो सेंटेंसेस कहलाते हैं इंपैरेटिव। और जब हम इंपैरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तब भी हमने कौन सा टेंस बनाना होगा? प्रेजेंट सिंपल बनाना होगा। तो ये प्रेजेंट सिंपल की एप्लीकेशन है। हमने ताहे तीहे भी बात नहीं करनी होगी, हमने सेंटेंस की नेचर को समझना होगा। हमें ये देखना होगा कि हम क्या रिपीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं, हम स्टेट बता रहे हैं, हम फैक्चुअल स्टेटमेंट बता रहे हैं, या हम इंपैरेटिव बता रहे हैं। तो हमारे जहन में फौरन क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ये तमाम बातें हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। और प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात कि स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए। जैसा कि ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर है, बट आप जानते हो कि आप डिफरेंट टेंसेस में स्ट्रक्चर सेम रखते हो, बट उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। वो चीज याद करने वाली होगी। देखो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर मॉडिफायर आया, बड़ा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पर क्या चीज फोकस्ड होगी? वो ये होगी कि जब हमारे पास सब्जेक्ट के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर कहता है कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है राइट आफ्टर योर सब्जेक्ट। अच्छा जी, और एक और भी बात आप जानते हो कि जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही या शी होता है तो फिर आप वर्ब के साथ एस या ईएस को ऐड कर देते हो। सही? अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हो कि जो इसका सादा एक जुमला है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया गया, बट इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। ये डू और डज कब यूज होता है? जब हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे या फिर इंपैरेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे या फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो हमने डू या डज यानी इसका हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। ये उसकी मैंने एक एग्जांपल लिख दी, मैंने लिखा शी ऑफन प्लेज इन द गार्डन। अब क्या क्या है देखिए, सब्जेक्ट शी हो गया, ये ऑफन मॉडिफायर होता है, प्ले वर्ब हो गया, इन द गार्डन प्ले से ये भी मॉडिफायर होता है। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल को पहचानते हैं हम यूजुअली उसके मॉडिफायर्स। हर सेंटेंस तकरीबन हर टेंस की पहचान जो है वो उसका मॉडिफायर कर रहा होता है। वैसे हमने कहा मॉडिफायर कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, मगर जब हम करेक्शन ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, जब हम करेक्शन ऑफ वर्ब की बात करते हैं, जब हम स्पॉटिंग द एरर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारा जो मॉडिफायर है इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल की एक एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से हम ले सकते हैं, आप अपने नोट्स में भी देख लीजिएगा, आप खुद भी बना सकते हो। बस जहन में ये रखना है कि स्ट्रक्चर आपका ये होना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंट सिंपल।
Now we move to second tense, that is present progressive. Present progressive is another name of present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूस आप जानते हो कि जब भी बात करेंगे कंटिन्यूड एक्शंस की, whenever any action is happening right now, कोई भी एक्शन जो इस वक्त कंटिन्यू होगा, जो भी जारी है, या हम इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं whenever we are in the middle of an action, जब भी हम किसी एक्शन के मिडिल में होंगे तब हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज करना होगा, राइट? जब भी हम किसी एक्शन के मिडिल में होंगे, जब भी कोई एक्शन कंटिन्यू होगा, जब हम किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उस वक्त हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज करना होगा। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज करने के जो एक स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, वो स्ट्रक्चर क्या होता? पहले आता है सब्जेक्ट, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां थी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, अब आ जाती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो फोर्थ फॉर्म है मींस के जेरेंड फॉर्म होती है, और जेरेंड फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर हमने हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या किसी भी कंटिन्यूअस, आप चाहे वो प्रेजेंट की बात करो, पास्ट की बात करो या फ्यूचर की बात करो, किसी भी कंटिन्यू जो सेंटेंस बनाओगे उसमें आपने आईएनजी फॉर्म यूज करनी होगी। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और फिर आता है मॉडिफायर अकॉर्डिंग टू योर नीड। हेल्पिंग वर्ब इसका होता है इज एम आर। देखिए यहां पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी है, सब्जेक्ट के बाद आपने इज एम आर लगाना है, फिर उसके बाद आपने आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, व्हाटएवर। सही है। तो ये सारी बातें आपने जो है जहन में रखनी होंगी जब आप बात करते हो किसकी? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात करेंगे। ओके, फिर जैसे कि हमने इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी है ही इज टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस दीज डेज। दीज डेज हमें बता रहा है कि ये एक्शन आजकल कंटिन्यू है, ये एक्शन अभी इन प्रोग्रेस है, ये एक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल, इसके अलावा भी आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो। नाउ वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में हम बात करते हैं जब कोई एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ, या हमने लिखा कि व्हेन पास्ट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, जब पास्ट का कनेक्शन एक प्रेजेंट के साथ हो, या कोई भी एक्शन रिसेंटली, याद रखिएगा ये रिसेंटली, अभी जिस एक्शन को हमने कंप्लीट किया होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसके अलावा कोई बहुत पुराने एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट में कंसीडर नहीं कर सकते। लाजमी है कि हर वो एक्शन जो कि रिसेंटली कंप्लीट हुआ हो, जिसको अभी हमने कंप्लीट किया हो, वो होता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। ये एप्लीकेशन आपने देख ली। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, देन हेल्पिंग वर्ब होगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट और फाइनली मॉडिफायर। देखो आप हर जगह स्ट्रक्चर जो है वो एक ही तरह का है, सिर्फ अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब्स में आ रहे हैं या फिर उसके फॉर्म ऑफ वर्ब में आ रहा है, सिर्फ ये चेंज होता है। बाकी जो मेन स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने सेंटेंस को डिफाइन करते हुए स्ट्रक्चर जो अपने जहन में बिठाया था, वही स्ट्रक्चर हमारे जहन में होना चाहिए। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैव या हैज। अच्छा, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं किसके लिए? पीस ऑफ न्यूज देने के लिए, कोई रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए। तो यहां पर ऑब्वियसली हम इस तरह के मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, करना चाहिए, जिससे पता चले कि ये एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। हमने सेंटेंस लिखा दे हैव पास्ड एग्जाम रिसेंटली। लकीली जिस तरह से आपके साथ हुआ, ऐसा अल्लाह करे सबके साथ ही हो जाए। तो जिस तरह से हुआ, आपने बड़े मजे से एग्जाम पास कर लिया, तो रिसेंटली क्योंकि ये एक्शन कंप्लीट हुआ है, हर वो एक्शन जो कि रिसेंटली कंप्लीट होगा उसको हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स हम और भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास इस प्रेजेंट वाली कैटेगरी का आखिरी टेंस, जो कि होता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज अनदर नेम ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एज यू नो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब यूज करते हैं? देखो यहां मैंने लिखा कि व्हेन पास्ट कंटिन्यूअस टिल प्रेजेंट, जब पास्ट कंटिन्यू होगा कब तक? प्रेजेंट तक। यानी हर वो एक्शन, एनी एक्शन विच हैव स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टिल प्रेजेंट, हर वो एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट में भी कंटिन्यू, अभी खत्म नहीं हुआ, तो उस एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज करते हैं। सही है? रिमेंबर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं
क्या कहा कि हर वो एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी वो खत्म नहीं हुआ, तो उस प्रेजेंट के कंटिन्यूड एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज करते हैं। देखो शायद ये दोनों एक दूसरे से मर्ज हो रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी प्रेजेंट के कंटिन्यूड एक्शन की बात की जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस एक्शन की। बट फर्क क्या आ जाता है, एक डिफरेंस आता है। डिफरेंस ये होता है कि जब हमारे पास टाइम मेंशन हो कि कब स्टार्ट हुआ था, तो हम उसको लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और जब टाइम मेंशन ना हो, प्रीवियसली टाइम स्टार्टिंग टाइम हमें ना पता हो, तो फिर वो आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। यानी कि हम अगर सेंटेंस बनाया जाए कि ही इज राइटिंग अ लेटर, नॉट नाउ, अगर हम आखिर में लगा देते हैं ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ, नाउ का मतलब है अभी एक्शन, कब स्टार्ट हुआ, वो लिखना कब स्टार्ट हुआ, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, तो इसको हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लिखा। और अगर यही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं कि वो 2 घंटे से खत लिख रहा है, या वो 2 मिनट से खत लिख रहा है, या वो 10 मिनट से खत लिख रहा है, तो अब क्योंकि टाइम मेंशन कर दिया, तो हम अब फिर ही इज राइटिंग अ लेटर नहीं होगा, बल्कि अब हो जाएगा ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स, चाहे वो 10 मिनट की बात हो, क्योंकि प्रीवियस टाइम मेंशन कर दिया, क्योंकि इनिशियल टाइम मेंशन कर दिया, क्योंकि पास्ट के टाइम को मेंशन कर दिया, पास्ट से कनेक्शन हमने बता दिया, तो अब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं रहता, वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं रहता, बल्कि अब वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो यहां पर याद रखिएगा प्रेजेंट के कंटिन्यूड एक्शन ही की बात होती है, मगर उस एक्शन की बात होगी कि जिसका पास्ट से कनेक्शन हो, जिसमें पास्ट के टाइम को मेंशन कर दिया जाए, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। स्ट्रक्चर आपके सामने, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद मॉडिफायर से पहले यानी टाइम से पहले सिंस या फॉर लगता है। हेल्पिंग वर्ब इसका होगा हैव बीन या हैज बीन। अब सिंस और फॉर, कहां हम सिंस यूज करते हैं, कहां हम फॉर यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा आई हैव बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम एन आवर, फॉर एन आवर। आई सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, सॉल्व इसका वर्ब हो गया, दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर या सिंस इसके साथ जो लगना था आपका प्रीपोजिशन वो लगा, और फिर एन आवर आपने टाइम को या मॉडिफायर को मेंशन किया। फॉर क्यों लगाया, सिंस क्यों नहीं लगाया, तो बेटा इसका जवाब कुछ इस तरह से हम सीख लेते हैं, इस तरह से हम समझ लेते हैं कि फॉर उस टाइम के साथ लगता है जहां ड्यूरेशन बताया जाए। एन आवर हो गया, अ मंथ हो गया, अ वीक हो गया, अ डे हो गया, अ ईयर हो गया, 10 ईयर्स हो गया, 20 ईयर्स हो गया, 20 मंथ्स हो गए, 20 वीक्स हो गए। तो जहां पर टाइम ड्यूरेशन को बताया जाएगा वहां पर हमने फॉर यूज करना होगा, और जहां इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया जाए, स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाए, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया जाए, वहां पर हम सिंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां फॉर एन आवर नहीं होता, बल्कि यहां होता 3 o'clock। तो अब जब 3 o'clock होता तो एक स्पेसिफिक टाइम है, इनिशियल टाइम है, तो फिर अब सिंस 3 o'clock हो जाता। अगर होता कि मंडे तो सिंस मंडे हो जाता, अगर होता मार्च तो सिंस मार्च हो जाता, अगर होता 2019 तो सिंस 2019 हो जाता। जहां पर हमें फिगर्स बता दिए जाएंगे, जहां पर हमें स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाएगा, जहां हमें इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया जाएगा, वहां पर हम सिंस यूज करते हैं, और जहां टाइम ड्यूरेशन होगा वहां पर हमने फॉर यूज करना होता है। तो ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये एक कंप्लीट हमारे सामने पिक्चर आई किसकी, प्रेजेंट के टेंसेस की। प्रेजेंट सिंपल है, प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो करनी है विद रिस्पेक्ट टू स्पॉटिंग द एरर्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस के, जो आपके वर्कबुक में मौजूद है, आप देखिए। अब वहां पर ये सब चीजें जब आपके जहन में होंगी, स्ट्रक्चर आपके जहन में होगा, एप्लीकेशन आपके जहन में होगी, तो यू कैन स्पॉट द एरर इजीली।
यू कैन करेक्ट द सेंटेंस इजीली। आपको पता होगा कि यार यहाँ पर उन्होंने अगर फॉर लगाया है तो फॉर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, यहाँ इज के बाद आईएनजी फॉर्म है या नहीं है, यहाँ पर ऑफन के बाद एस वर्ब में एस लग रहा है या नहीं लग रहा। ये वो छोटे छोटे से एरर्स होंगे जो कि आपके पास उस एग्जाम में उस सेंटेंस में मौजूद होंगे। आपने इन छोटे छोटे एरर्स को स्पॉट करना है, इन छोटे छोटे एरर्स को फाइंड आउट करना है। कहीं जस्ट हमें स्पॉट ही करना होता है, कहीं हमें उसकी करेक्शन भी करनी होती है। तो ये हम इस अंदाज में इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारे प्रेजेंट के तमाम टेंसेस। नाउ प्रेजेंट कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट के बाद हम बात करते हैं पास्ट की। लाइक प्रेजेंट पास्ट में भी हमारे पास 4 कैटेगरीज होंगी, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अगेन हमने वही वाला काम करना होगा कि हम उसके एप्लीकेशन को सीखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे और उसकी एक एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे। तो आ जाते हैं हम पास्ट पे। और पास्ट में हमने देखा कि पास्ट की एप्लीकेशन क्या है, कब हम पास्ट यूज करते हैं, पास्ट सिंपल कब यूज करते हैं। तो लिखा कि कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, whenever we talk about any completed action in the past। अब यहां देखो एक बात जरा क्लियर कर लो, प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ा था, वहां पर भी कंप्लीटेड एक्शन की बात थी। पास्ट सिंपल हम पढ़ रहे हैं तब भी कंप्लीटेड एक्शन की बात है। तो क्या ये बात कंफ्यूज तो नहीं कर रही कि दोनों कंप्लीटेड एक्शन है, तो हम किसको प्रेजेंट कंसीडर करेंगे और किसको पास्ट कंसीडर करेंगे? तो ऑब्वियसली आपके जहन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाते वक्त मैंने इस बात पे जोर दिया था कि हर वो काम जो रिसेंटली कंप्लीट होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जिस काम को मैंने अभी किया है, अभी हमने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट टेंसेस पढ़ लिए, ये काम अभी हमने किया है। आर्टिकल हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, वो पास्ट हो गया। जो काम अभी हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और जो काम पुराना हो गया वो हमारा पास्ट सिंपल कंसीडर किया जाता है। इसके साथ टाइम भी हम मेंशन कर देते हैं। तो पास्ट सिंपल में हमने कहा कि जब कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको पास्ट सिंपल में कंसीडर करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट आएगा, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वाहिद टेंस है कि जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, इसके अलावा कहीं और सेकंड फॉर्म वर्ब किसी टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होती। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और फिर आता है मॉडिफायर। हेल्पिंग वर्ब इसका होता है डिड, जो कि ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि इसके जो अफर्मेटिव का इसका स्ट्रक्चर है उसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा। हाँ, जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे या इंटरोगेटिव बनाएंगे तब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विच इज डिड। और जब हम डिड यूज करेंगे तो जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, राइट। तो सब्जेक्ट हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, मॉडिफायर है, हेल्पिंग वर्ब इसका डिड है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे? देखो यहां पर मैंने लिखा दे अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे। दे हो गया सब्जेक्ट, अटेंडेड हो गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मीटिंग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यस्टरडे हो गया मॉडिफायर। यस्टरडे की बात है, पुरानी बात है, कल की बात है, तो इसको हमने कंसीडर किया पास्ट सिंपल में। तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन, छोटी सी डेफिनेशन, छोटा सा रिव्यू है पास्ट सिंपल का, कि जब भी कोई एक्शन हमारा पास्ट में कंप्लीट होगा उसको हमने पास्ट सिंपल में बनाना होगा, और ये इस तरह की इसकी डिटेल। फिर हम आते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव पे, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? ऑब्वियसली सर नाम से जाहिर है, पास्ट के कंटिन्यूड एक्शन को बताने के लिए हमने पास्ट कंटिन्यूअस यूज करना होता है। पास्ट के प्रोग्रेसिव एक्शन को बताने के लिए, पास्ट में जो एक्शन जारी था उस जारी काम को बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, मॉडिफायर है, फोर्थ फॉर्म अगेन आईएनजी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब इसका वॉज या वर होता है जो कि अफर्मेटिव में मौजूद है, तो उसको हमने हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में रखना है। वॉज या वर के बाद आईएनजी फॉर्म हमने लगानी होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है कि शी वॉज कुकिंग फूड लास्ट नाइट। कल रात को कोई खातून खाना पका रही थी, हमने कहा कि वो एक्शन कल रात में कंटिन्यू था, तो उस एक्शन को बताने के लिए हमने यहां पर एक काम किया। इसके अलावा भी एक और कंपाउंड सेंटेंस बनता है। पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट सिंपल का एक कंपाउंड सेंटेंस भी बनता है, वो भी मैं आपको एडिशनली बता देता हूं कि उसमें ये होता है, जैसे कि आपने अमूमन इस तरह के सेंटेंस देखे होंगे कि ही वॉज क्रॉसिंग द रोड व्हेन अ कार हिट हिम यस्टरडे। वो रोड क्रॉस कर रहा था, गाड़ी ने हिट कर दिया।
एक एक्शन पास्ट में कंटिन्यू था, दूसरे ने इंटरप्ट किया। याद रखिएगा, जब इस तरह का एक कॉम्बिनेशन, इस तरह का कोलिजन बनता है पास्ट में, एक एक्शन कंटिन्यू होता है, दूसरा एक्शन उसको इंटरप्ट कर देता है। आप कहते हो कि आई वाज वाचिंग द टेलीविजन, द लाइट वेंट ऑफ, आई वाज टेकिंग माय क्लास, द लाइट वेंट ऑफ, अमूमन जो हो रहा है होगा आजकल। तो ये काम जब आपने बताया कि आपका एक एक्शन पास्ट में कंटिन्यू था, दूसरा एक्शन ने आके उसको इंटरप्ट कर दिया, जब इस तरह का कोलिजन होगा तब भी पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल का एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो इन शॉर्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव क्या होगा? जब हम पास्ट के किसी कंटिन्यूड एक्शन की बात करेंगे तो उसके लिए हमने यूज करना होगा पास्ट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर। उसकी डिटेल आपके सामने। देन वी मूव टू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में किस एक्शन की बात करते हैं? याद रखिएगा, परफेक्ट ऑलवेज टॉक्स अबाउट कंप्लीटेड एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट था, कंप्लीट एक्शन। पास्ट परफेक्ट है, कंप्लीट एक्शन। फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, कंप्लीट एक्शन। तीनों कंप्लीट एक्शन है बस, बट उनके ओकेजन, उनकी सिचुएशन ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी। यहां पर पास्ट परफेक्ट में हम किस कंप्लीट एक्शन की बात करते हैं? हमने लिखा कंप्लीटेड एक्शन बिफोर पास्ट सिंपल। यहां पर भी एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। एक एक्शन जो पास्ट सिंपल में कंप्लीट हो चुका है, एक एक्शन जो पुराना कंप्लीट है, उससे पहले जो काम हुआ होगा। बचपन में कुछ सेंटेंस आपने सुने होंगे, क्लासों में अक्सर टीचर्स बताते थे कि वो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, वॉट एवर, इस तरह के सेंटेंस। तो ये देखो, ये कंपाउंड होता था। डॉक्टर का आना, मरीज का मरना। डॉक्टर आया, बाद में मरीज पहले मरा। अब देखो, दोनों एक्शंस को हमने, पास्ट के दो कंप्लीटेड एक्शंस हैं, उन दोनों एक्शंस को हमने देखना होगा कि पहले कौन सा काम हुआ, बाद में कौन सा काम हुआ। जो काम पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल होगा। ये उसकी छोटी सी लॉजिक है। यही कह रहा है, कंप्लीट एक्शन बिफोर पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल से पहले जो एक्शन कंप्लीट हुआ, याद रखिएगा कंप्लीटेड एक्शन है। पास्ट के दो कंप्लीटेड एक्शन है, उन दोनों कंप्लीटेड एक्शन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ। जो काम पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट होगा, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल होगा। क्या क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और फिर फाइनली मॉडिफायर। हेल्पिंग वर्ब इसका हेड होता है, सही है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज था, यहां पर इसका हेल्पिंग वर्ब हुआ हेड। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे? देखो, यहां पर मैंने कंपाउंड सेंटेंस बनाया। मैंने लिखा ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर आई वेंट देयर। जब मैं वहां पहुंचा तो वो काम मुकम्मल कर चुका था। मेरा पहुंचना भी कंप्लीट एक्शन, उसका काम मुकम्मल करना भी कंप्लीट एक्शन, दोनों एक्शन कंप्लीट हुए हैं। मगर मेरे पहुंचने से पहले वो काम कंप्लीट हुआ है, तो जो काम पहले हो गया उसको मैंने लिखा पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ उसको मैंने लिखा पास्ट सिंपल में। तो याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट कभी सिंगल सेंटेंस नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट हमेशा कंपाउंड बनता है, और वो कंपाउंड क्या होता है कि एक सेंटेंस पास्ट सिंपल का होता है और दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होता है। जो काम पहले हो जाता है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट सिंपल में लिखते हैं। ये पूरी कहानी पास्ट परफेक्ट की। देन वी मूव टू पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हम कब यूज करते हैं? लिखा कि कंटिन्यूड एक्शन बिफोर पास्ट सिंपल। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्या होगा? यहां था कंप्लीटेड एक्शन बिफोर पास्ट सिंपल, यहां है कंटिन्यूड एक्शन बिफोर पास्ट सिंपल। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ जाना चाहिए। अगेन यहां पर पास्ट के दो एक्शन की बात होगी। यहां पर दो पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन थे, फिर देखा कि कौन सा पहले कंप्लीट हुआ तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट बनाया। यहां पर दो पास्ट के एक्शन हैं, मगर एक एक्शन कंप्लीटेड है और एक एक्शन कंटिन्यूड है। आप कहोगे जब मैं सुबह उठा तो रात भर बारिश हो रही थी। आपका सुबह उठना कंप्लीट एक्शन, उससे पहले का जो एक्शन कंटिन्यू था वो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेस। इट हैड बीन रेनिंग होल नाइट, सही है। आपके उठने से पहले जो काम कंटिन्यू था वो, आप यहाँ आप अपने घर पहुंचे, कोचिंग पहुंचे, कहीं भी पहुंचे, सेंटर में पहुंचे 3 बजे, उससे पहले आप ट्रेवल कर रहे थे, उससे पहले आप सफर कर रहे थे। पहुंचना कंप्लीट एक्शन, उससे पहले जो एक्शन कंटिन्यू था तो आई हैड बीन ट्रैवलिंग हो जाएगा, शी हैड बीन ट्रैवलिंग हो जाएगा।
तो ये सारा काम होता है यहाँ पर, इस तरह से कंपाउंड बनता है पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का, कि जिसमें एक एक्शन पहले कंप्लीटेड होता है और उससे पहले एक्शन कंटिन्यू होता है। जो कंटिन्यूड एक्शन होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर लगता है मॉडिफायर से पहले, सिंस फॉर की बात हमने पहले कर ली थी। हेल्पिंग वर्ब इसका होता है हैड बीन। देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा कि अली गॉट यूएस वीजा लास्ट वीक। अली को लास्ट वीक यूएस का वीजा मिल गया। बिफोर दैट, उससे पहले क्या हो रहा था? ही हैड बीन अप्लाइंग फॉर 3 years। उससे पहले 3 साल से वो अप्लाई कर रहा था। 3 साल तक उसका एक एक्शन कंटिन्यू था और फिर 3 साल के बाद उसको वीजा मिला। तो इस पास्ट सिंपल से पहले जो एक्शन कंटिन्यू था उसको हमने लिखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पास्ट टेंसेस। ओके गाइस, कंप्लीट किया हमने प्रेजेंट को, फिर पास्ट को, और अब हमारे पास आता है फ्यूचर टेंसेस। और फ्यूचर में हमारे पास, याद रखिएगा एक बात, कि फ्यूचर में हम जिस एक्शन की बात करेंगे, फ्यूचर सिंपल हो, प्रोग्रेसिव हो या परफेक्ट हो, फ्यूचर ऑलवेज टॉक्स अबाउट प्रेडिक्शंस। फ्यूचर ऑलवेज टॉक्स अबाउट अनसर्टेन एक्शंस। हमेशा फ्यूचर एक्शंस में एक अनसर्टेनिटी रहेगी। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि ये लाजमी काम हो जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट अपने जहन में रखना ज़रूरी है कि फ्यूचर ऑलवेज टॉक्स अबाउट प्रिडिक्शंस। ऑब्वियसली वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि क्या होने वाला है। हम जस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम जस्ट अपने प्लान कर सकते हैं, जस्ट इंटेंशन हमारी हो सकती है। इसके अलावा और ज़्यादा बात हम फ्यूचर में नहीं कर सकते। अब देखिए फ्यूचर सिंपल, बस लॉजिक हम समझ लेते हैं। फ्यूचर सिंपल हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी plan in the future, when we're planning about future, when we want to do something in the future, when we intend to do something in the future। जब हमारी इंटेंशन हो, हमारा इरादा हो, हम प्लान कर रहे हो कोई भी काम फ्यूचर में करने का, तो उसके लिए हमने फ्यूचर सिंपल यूज करना होगा। जब भी हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताएंगे तो हम फ्यूचर सिंपल में बताएंगे। और फ्यूचर सिंपल याद रखिए, प्लानिंग अगेन, प्लानिंग में क्या होगा? अनसर्टेनिटी होगी। हम जब भी फ्यूचर सिंपल लिखेंगे तो स्ट्रक्चर हमारा होता है पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर मॉडिफायर। हेल्पिंग वर्ब इसका विल और शैल होता है। शायद जहन में आ रहा हो कि शैल तो खत्म हो गया, शैल का यूज़ ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है कि शैल का यूज़ ख़त्म हो गया हो। आप जानते हो कि कुछ ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश ये कुछ इन्फ्लुएंसेस हमारे यहाँ चल रहे होते हैं। याद रखिएगा ब्रिटिश आज भी शैल को फॉलो करते हैं। ब्रिटिश जो है वो उनके नज़दीक फर्स्ट पर्सन जब आपका सब्जेक्ट होगा आई और वी, उसके साथ शैल यूज़ करना है और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ ने विल यूज़ करना है। अमेरिकन कहते हैं कि विल और शैल के चक्कर में ना पड़ो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबके साथ विल भी लगा दोगे तो चलेगा। सही है। तो दोनों रूल्स अब हमारे जहन में होना चाहिए। पहला, ब्रिटिश कहते हैं आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी के साथ विल लगेगा। अमेरिकन कहते हैं सबके साथ विल लगा दो। अब ये ब्रिटिश हो गए, अमेरिकन हो गए, पाकिस्तानी क्या कहते हैं? क्या कहना चाहिए पाकिस्तानियों को? पाकिस्तानी ये कहेंगे कि भाई जो आसान काम हो वो कर लो। आसान काम हमें क्या, अगर हमें ये लगता है कि हम आई और वी के साथ शैल याद रख सकते हैं तो हम वो काम कर लें, वरना अगर हम ये सोचें कि शैल ना याद रखो, सबके साथ विल लगा दो, हम वो भी कर लें। याद रखिएगा इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि आपने आई के साथ शैल लगा दिया तो गलत हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से विल और शैल कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हो, यानी कि आई और वी के साथ शैल चाहो तो यूज़ कर लो और आई और वी के साथ आप विल भी लगा दोगे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चेकिंग में कोई ऐसी गलती कंसीडर नहीं की जाती है। सही है। तो इसलिए इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप विल ही सबके साथ यूज़ करो या आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ आप विल यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लिए, ही विल पास द एग्जाम सून। सून फ्यूचर को बता रहा है, ये मॉडिफायर है, फ्यूचर के रेफरेंस के लिए यूज़ किया गया है। विल आ गया, पास द एग्जाम इंटेंशन है हमारी, प्लानिंग है, उस हिसाब से हमने ये काम कर दिया। हम इस तरह से डिफरेंट प्लानिंग्स, डिफरेंट इंटेंशंस अपनी फ्यूचर सिंपल में डिस्कस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव पे। फ्यूचर प्रोग्रेसिव क्या होता है? कंटिन्यूड एक्शन इन द फ्यूचर एट अ पर्टिकुलर टाइम। फ्यूचर के कंटिन्यूड एक्शन की बात करते हैं, बट यहां पर किसी पर्टिकुलर टाइम की भी बात होती है। फ्यूचर का फ्रेज होगा, उसके साथ साथ पर्टिकुलर टाइम भी मेंशन किया जाएगा, तो वो होगा आपका फ्यूचर प्रोग्रेसिव। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, मॉडिफायर है।
जिस तरह के प्रीवियस आपने प्रोग्रेसिव के स्ट्रक्चर देखे थे बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज हो रहा है। यहाँ पर पहले आपने प्रेजेंट में इज एम आर यूज़ किया, पास्ट में वॉज वर यूज़ किया, फ्यूचर में हमने विल बी और शैल बी यूज़ करना होगा। सही, अब यहाँ पर मैंने आई के साथ शैल यूज़ किया, आप चाहो तो विल भी यूज़ कर सकते थे। आई शैल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो, कल मैं इस वक्त पढ़ रहा होऊंगा, कल मेरा ये एक्शन इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे कंटिन्यू होगा। तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए हमने फ्यूचर प्रोग्रेसिव यूज किया, हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट कहता है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, परफेक्ट ऑलवेज टॉक्स अबाउट कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन इन द फ्यूचर एट अ पर्टिकुलर टाइम। जब फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक्शन की कंप्लीशन का हमें घुमाना, हमें पता हो कि ये हो जाएगा, हम हमारी अगेन ये हमारी फोरकास्टिंग हो कि ये एक्शन हम इस वक्त तक कंप्लीट कर लेंगे, तो उस एक्शन की कंप्लीशन को बताने के लिए फ्यूचर में जो एक्शन कंप्लीट हो रहा है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने है, हेल्पिंग और इसका विल हैव और शैल हैव होता है। एग्जाम्पल हमने लिखी, शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय नेक्स्ट वीक। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर। अच्छा, यहां पर नेक्स्ट वीक फ्यूचर का फ्रेज है, याद रखिएगा, मगर उसके साथ जो है वो हमने क्या लगाना है, यहां पर बाय या टिल लगाना होता है। हम जब भी फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो वहां मॉडिफायर जो कि हमारा टाइम होता है, टाइम से पहले बाय या टिल लगा देते हैं, जो कि पर्टिकुलर टाइम में एक्शन की कंप्लीशन को डिनोट कर रहा होता है। ये हो गया हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट। याद रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव की कोई एप्लीकेशन नहीं होती, वो अप्लाई नहीं होता, तो दैट इज़ वाई हमने सिर्फ 11 टेंसेज ही पढ़ने होते हैं। तो ये है आपके टेंसेज, ये टेंसेज का स्ट्रक्चर हो गया, ये उसकी कुछ प्रैक्टिस हो गई, ये उसकी कुछ एप्लीकेशन पे हमने बात कर ली। अगेन आपने इसको प्रैक्टिस करना है, और वो प्रैक्टिस आपने क्या करना होगा, प्रैक्टिस आपने करना होगा इसको करेक्शन ऑफ सेंटेंस और स्पॉटिंग द एरर के रिस्पेक्ट से। ठीक है गाइज, एक और भी बात मैं बता दूं। अच्छा, एक और काम हमें ये करना है, वोकैबुलरी, हमने वोकैबुलरी की अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो एक बड़ा एक मेजर पार्ट होता है हमारे पेपर में क्वेश्चंस का, वो वोकैबुलरी का भी होता है। तो वोकैबुलरी एक तो आपके नोट्स में हमने दी हुई है, आप उसको याद करो, और उसके अलावा मैं एक काम ये करूँगा कि इसको मैं एक एक्सेल फाइल, एक सॉफ्ट कॉपी दूंगा, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। आपने उस एक्सेल फाइल में जितनी वो कैब्स हैं, वो है 3-3.5 हज़ार है, और बहुत सारी याद ऑब्वियसली इतनी नहीं हो पाएंगी, तो उसके लिए आप ये करो कि मोबाइल में इसलिए दे रहा हूँ कि आप उनको बाय एंड बाय यूज़ करते रहो, आप उनको देखते रहो, आप उनको प्रैक्टिस करते रहो, आप उनको रिव्यू करते रहो। जितनी दफ़ा कोई वर्ड आपकी आंखों के सामने आएगा, जितनी दफ़ा आपने उसको पढ़ोगे, उतना ही वो आपके जहन में स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और एक और भी बात कि ये मैं अपने इंटर की क्लास में भी, बहुत सारे बच्चे अगर इंटर वाले हैं तो उनसे भी मैं बार बार कहता रहा कि न्यूज़पेपर रीडिंग करो, द न्यूज़ उठा लो, आप जो है द डॉन न्यूज़ उठा लो, तो ये न्यूज़पेपर आप रीडिंग करो, उसकी जो वोकैबुलरी है वो मैक्सिमम आ रही होती है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में। आप उसको मैक्सिमम रीडिंग करो अगर आपने उन वोकैब्स को सीख लिया, क्योंकि वोकैबुलरी याद करने की बेसिकली नहीं होती है, याद करने का कोई टेक्निक नहीं है। आप जस्ट रीडिंग करते हो, आपको वर्ड्स की मीनिंग पता चलती है, और फिर वो बार बार आपके सामने रिपीट हो रहे होते हैं, बार बार आंखों के सामने आ रहे होते हैं, तो आपकी वो वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाती है। बस ये एक छोटा सा पॉइंट है। इसके अलावा वोकैबुलरी ऐसा नहीं है कि कोई लिस्ट आपको 1000-2000 वर्ड्स की दे दी जाए और आप रोज़ाना रट्टे लगा लो। रट्टे लगाने से वोकैबुलरी याद नहीं होती है। वोकैबुलरी याद होगी रीडिंग से। अच्छी रीडिंग करो, या फिर दूसरा हमने तरीका यही देख लिया, फ्लैश कार्ड्स, वो जो मैं एक्सेल फाइल आपको मिलेगी, फ्लैश कार्ड्स हैं, उसमें वो एक लिस्ट है पूरी, वोकैबुलरी के टेस्ट हैं, वो आप खुद टेस्ट, सेल्फ टेस्ट आप देते रहो, तो इंशाल्लाह यू कैन एनहांस योर वोकैबुलरी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।